हम जानेंगे द्रव्य का द्वैत व्यवहार। डी ब्रोगली के अनुसार विकिरण के समान द्रव्य को भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। जिस प्रकार फोटोन का संवेग तथा तरंगदैर्घ्य दोनों होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का भी संवेग तथा तरंगदैर्घ्य होना चाहिए। पदार्थ के कण के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा संवेग p में निम्नलिखित संबंध होता है, लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी। यहाँ m कण का द्रव्यमान, v उसका वेग तथा p संवेग है। समझने की कोशिश करें। बात कर रहे हैं द्रव्य के द्वैत व्यवहार की। आपको याद होगा तो प्रकाश का द्वैत व्यवहार होता है, मतलब ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या कि उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है, उसकी कण प्रकृति भी है और उसकी तरंग प्रकृति भी है। तो फिर ये कहा गया कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, या हम फोटोन की बात करें, फोटोन की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें हम कहें इलेक्ट्रॉन की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, यानी उसकी भी ड्यूअल नेचर होनी चाहिए। अर्थात उसको कण के समान भी व्यवहार करना चाहिए और तरंग के समान भी व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि कुछ गुण जिनके बारे में हमने पिछले कक्षा में बात की थी, जैसे ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा था, या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये इलेक्ट्रॉन के कण व्यवहार की व्याख्या करता है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन के गुण भी हैं जिनको कण व्यवहार से हम या पार्टिकल नेचर से हम नहीं समझा सकते, उन्हें हम तरंग व्यवहार से या वेव नेचर से ही हम समझा पाएंगे। तो इस प्रकार यह बात समझ में आई कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की या लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की भी ड्यूअल नेचर या द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। यानी कि उसमें कण सदृश गुण भी होने चाहिए, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए, और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी, यानी कि तरंग सदृश गुण भी होने चाहिए। तो डी ब्रोगली ने दोनों को मिलाया। उन्होंने कहा कि जैसे लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, ये कहाँ से आया? इन्होंने कहा एम यहाँ पर मास को बता रहा है, आप समझ रहे हैं ना, एम यहाँ पर मास को बता रहा है, और लैम्डा यहाँ पर उसकी तरंग यानी कि वेव नेचर को बता रहा है। तो एक पार्टिकल नेचर को बता रहा है, एक वेव नेचर को बता रहा है। तो डी ब्रोगली ने दोनों को मिलाकर एक समीकरण दी जिसको लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी कहते हैं। पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब संवेग। संवेग कैसे बनता है? द्रव्यमान इंटू वेग को संवेग कहते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे क्या कि लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी, और पी यहाँ पर क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही संवेग का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। या हम इस डेल्टा पी को, संवेग को, यदि हम एम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करें और एम को उस साइड ले जाएं तो आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। यहाँ जो डेल्टा एक्स है वो स्थिति की अनिश्चितता कहलाता है, और डेल्टा पी संवेग की अनिश्चितता है। इसको भी समझें। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता को, सिद्धांत को समझिए। हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैक्रो पार्टिकल्स हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी, मैक्रो पार्टिकल का तो हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत को समझने की कोशिश करें कि ये जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है ये केवल माइक्रो पार्टिकल्स पर लागू होता है, मैक्रो पार्टिकल्स के लिए नहीं। समझने की कोशिश करें है क्या इसमें, है क्या कि जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं, जिनको हम स्थूल कण या वृहद कण भी कहते हैं, इनकी तो हम एक साथ स्थिति और संवेग दोनों को ज्ञात कर सकते हैं या दोनों को निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जिनके हम, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यदि हम इसकी स्थिति और संवेग को सही सही एक साथ यथार्थता से ज्ञात करना चाहें तो वो संभव नहीं है। यहाँ आप बात को विशेष ध्यान से सुनें। यह भी नहीं कह रहे कि हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को नहीं बता सकते, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के हम सही संवेग को नहीं बता सकते हैं। कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन के संवेग को एक साथ साइमल्टेनियसली यथार्थता से यानी एक्यूरेसी से मापा जाना संभव नहीं है।
यदि हम सही स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं तो संवेग अनिश्चित हो जाता है, और यदि हम सही संवेग का निर्धारण करेंगे तो स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। आपने देखा था हमने क्या लिखा था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और 4 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इनका प्रोडक्ट एक, इनका गुणनफल एक क्या होगा, स्थिर राशि होगी, एक निश्चित मान होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, स्थिति की अनिश्चितता, डेल्टा पी यहाँ पर क्या है, संवेग की अनिश्चितता। दोनों का गुणनफल है स्थिर। यदि हम क्या करें, पहले वाले केस में हम ये समझें कि हम इस सही स्थिति ज्ञात करना चाह रहे हैं या सही स्थिति हम ज्ञात करते हैं, इसका मतलब अनिश्चितता कम हो जाएगी, यानी कि डेल्टा एक्स कम हो जाएगा। दोनों का गुणनफल है स्थिर, तो जितना डेल्टा एक्स कम होगा उतना डेल्टा पी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। दोनों का गुणनफल, दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कम हो रहा है, डेल्टा एक्स कम हो रहा है क्योंकि हम सही स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, तो अनिश्चितता कम हो रही है, तो उतना ही संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। तो डेल्टा पी को ज्ञात करना ऐसे में कठिन हो जाएगा। दूसरी तरह से समझें, यदि हम सही संवेग ज्ञात करना चाहते हैं तो मतलब संवेग की अनिश्चितता कम हो जाएगी, तो इसका मान कम हो गया, तो उसी साइमल्टेनियसली डेल्टा एक्स का मान बहुत बढ़ जाएगा। तो या अब हम सही स्थिति मालूम नहीं कर सकते, तो एक साथ दोनों को, सही स्थिति और सही संवेग को हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। बात बिल्कुल समझ में आ गई। इस सिद्धांत का महत्व देखिए, यह सिद्धांत केवल माइक्रो पार्टिकल्स या सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, मैक्रो पार्टिकल्स या स्थूल कणों पर नहीं। एक एग्जाम्पल से बात को समझाने की कोशिश की है। एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास कितना है, 10⁻⁻6 किलोग्राम, ये हमने एक मैक्रो पार्टिकल लेके चल रहे हैं। इस पर अनिश्चितता के सिद्धांत को यदि हम लागू करें तो क्या हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था इसका, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो पार्टिकल की, जो है जिसका मास है 10⁻6 किलोग्राम। अब एच एक प्लैंक कांस्टेंट, इसकी एक स्टेबल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 लिख लिया, पाई की वैल्यू 3.1416, और जो एम है मास वो कितना है 10⁻6 किलोग्राम। जब इसका हमने कैलकुलेशन किया तो वैल्यू कितनी आई 10⁻28। ध्यान से देखिए 10⁻28 मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इतनी कम है 10⁻28, ये इतनी नेग्लिजिबल स्मॉल है कि इसको मापा जाना संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैक्रो पार्टिकल पर या स्थूल कणों पर लागू नहीं होता है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए अनिश्चितता का सिद्धांत क्या दिखाता है। वैल्यू तो वही रखेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। एच की वैल्यू वही आएगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 की जगह 4 रख दिया, पाई की जगह 3.1416 सेकेंड, और एम यहाँ पर रखेंगे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इसका जब हमने कैलकुलेशन किया तो ये कितना निकल कर आया 10⁻⁻4। अब इस 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 इसको हम आसानी से माप सकते हैं। ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको मापा जाना संभव है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत मैक्रो पार्टिकल पर तो लागू नहीं होता, स्थूल कणों पर तो लागू नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म कणों पर जैसे इलेक्ट्रॉन, इस पर यह लागू होता है क्योंकि इसको मापा जाना संभव है। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी मॉडल स्थूल कणों के लिए सही है, परंतु सूक्ष्म कणों के लिए यह विफल हो जाता है। चिरसम्मत यांत्रिकी अवपरमाणु कणों के द्वैत व्यवहार तथा अनिश्चितता सिद्धांत की उपेक्षा करता है। इसको समझें। जैसे पहले हमने बात की कि क्लासिकल मैकेनिक्स केवल मैक्रो पार्टिकल के लिए, इसको यदि हम माइक्रो पार्टिकल पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि ना तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर पा रही है और ना ही ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन कर पाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रो पार्टिकल्स के लिए,
तो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो मैक्रो पार्टिकल के तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन माइक्रो पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि माइक्रो पार्टिकल के लिए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत भी लागू होता है और ड्यूअल नेचर, जैसे हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन की, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होती हैं, दोनों के लिए लागू होता है। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को, ड्यूअल नेचर को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। इसमें उन अति सूक्ष्म कणों की गतियों का अध्ययन करते हैं जो तरंग एवं कण दोनों के समान गुण दर्शाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें ड्यूअल नेचर को ध्यान में रखा, माइक्रो पार्टिकल्स की हम बात करते हैं और माइक्रो पार्टिकल्स के जो मोशन की बात करेंगे वो ऐसे माइक्रो पार्टिकल जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों दिखाते हैं। ऐसे सिस्टम या ऐसे निकाय जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, उनके लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी जिसे कहते हैं Hψ = Eψ। फिर समझें, देखो श्रोडिंगर ने क्या किया कि एक इक्वेशन दी, किन के लिए दी, माइक्रो पार्टिकल के लिए। कौन से माइक्रो पार्टिकल, जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों दिखाते हैं, उनके लिए उन्होंने इक्वेशन दी। इसके डिटेल स्टडी हमारी हायर क्लासेज में है, अभी नहीं है। अभी केवल हमको इतना पढ़ना है, Hψ = Eψ। साई यहाँ पर वेव फंक्शन या तरंग फलन कहलाता है। H यहाँ पर क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जो परमाणु है उसके जितने भी ऊर्जा स्तर होंगे, उन ऊर्जा स्तरों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी निश्चित ऊर्जा होती है, और ये भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है। वेव नेचर के कारण से क्या होगा, इनकी जो क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति और सही संवेग को या सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं। किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने की प्रायिकता इस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको समझने की कोशिश करें, ये क्या कहा गया है। यहाँ जब हम वेव मैकेनिक्स की बात करते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, उसको साई से रिप्रेजेंट किया है। जैसे हमने कहा था, श्रोडिंगर ने किससे दिया था, साई से। साई यहाँ पर क्या है, वेव फंक्शन या तरंग फलन है। जैसे हम पहले जब बोर की बात कर रहे थे, बोर मॉडल की, तो इलेक्ट्रॉन को ई से या फिर एक डॉट दिखाते थे। यहाँ क्या कह रहे हैं, वो एक वेव फंक्शन है, एक तरंग फलन है जिसको कि साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई यहाँ पर क्या है, फिर समझें, साई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर पाए जाने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम यानी कि 90% से अधिक होगी, उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल या फिर कक्षक कहते हैं। तो कक्षक वो स्थान है जहां पर नाभिक के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। हमने क्या कहा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। एक और बात यहाँ ध्यान से हम समझें कि हमने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू साई, उसको साई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, श्रोडिंगर वेव समीकरण का हम जब हल निकालते हैं, तो साई की वैल्यू कई बार निगेटिव भी मिलती है, और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। शब्दों को ध्यान से सुने, जब श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल निकाला तो साई के कई मान प्राप्त होते हैं, उनमें से कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो निगेटिव भी होती हैं। और हम क्या रहे हैं, साई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि बजाय कि साई के, उसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर। तो यदि नेगेटिव में वैल्यू भी आती है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो गया, साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर से हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बता दिया, प्रायिकता को बता दिया, क्योंकि साई स्क्वायर जब करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी।